गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आ जाओ, आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, शीट का जो टाइटल है, टाइटल क्या है? टाइटल कहता है बोटल अप। बोटल अप का क्या मीनिंग होता है भाई? इसको ना मैंने लिंक किया था। कोई आदमी अगर शराब पी लेता है, बोटल अप, किसी ने बोतल पी ली, वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बोलेगा। यानी क्या है, कोई आदमी बोल नहीं रहा तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? उसके लिए कह रहे, कहते हैं एक बोतल लाओ और अप इसे दे दो। जैसे इसके ऊपर चढ़ेगी ये अपने आप बोलना शुरू कर देगा, इससे कोई राज उगलवाना हो तो भाई बोटल अप का मीनिंग क्या होता है? बोटल अप का मीनिंग होता है टॉक लेस, कम बात करना, या फिर कीप समथिंग इन योर माइंड, कोई बात अपने दिमाग में ही रखना, शेयर ना करना। कीप समथिंग इन योर माइंड। ठीक है, ये तो हो गया हमारी इस ईडियम का मीनिंग। अब हम एक चीज़ देखते हैं। देखो, एक बात समझने की कोशिश करो। अब तक ना आज की शीट में हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? बेसिकली इनको हम PQRS कहते हैं। PQRS कह दिया जाता है, या फिर इनको पैराजंबल कह दिया जाता है, या फिर इसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी कह दिया जाता है। नाम अलग अलग है, काम आदमी एक ही है भाई, सारी एक ही चीज़ है, एक ही बात है। ठीक है, अब तक हम प्रैक्टिस करते आए थे। देखो, SSC के हिसाब से, SSC में PQRS का लेवल बहुत लो आता है, तो इसके अंदर कुछ मैंने SSC के हिसाब से रखे और कुछ मैंने थोड़े से हाई लेवल के कर दिए, थोड़ा सा लेवल टिपिकल कर दिया, क्योंकि हम अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो अब करते हैं डिस्कस। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। PQRS या पैराजंबल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ तो चाहिए होती है भाई सेंस। हमें सेंस पकड़नी होती है, हमें पहचानना पड़ता है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ कैसे रहा है। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सेंस पकड़ लूँ भाई। अखबार उसमें एग्ज़ाम में ऐसा भी कुछ आ जाएगा जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ, कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए मुझे नहीं मालूम, फिर मैं कैसे उनको कनेक्ट करूँ? फिर ना मुझे उनको कनेक्ट करने के लिए ना थोड़े कनेक्टर ढूंढने होते हैं। क्या ढूंढने होते हैं जी? थोड़े से कनेक्टर। यानी मैं आपसे एक बात कहने की कोशिश करता हूँ, एक बात कहता हूँ। अगर आप पूरी सेंस नहीं भी पकड़ पाए, कई बार ऐसे फ्रेजेस वगैरह आएंगे जो नहीं सुने हुए, कहाँ से पकड़ लेंगे सेंस? तो भी कोई इशू वाली बात नहीं। मेन चीज़ है कि भाई अगर 40% 30% भी सेंस पकड़ ली और कनेक्टर सारे पकड़ लिए तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, आज की शीट में कुछ कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए। देखो, मैं दिखाता हूँ कितना कॉम्प्लेक्स था, और ये चीज़ हम हमारी फर्स्ट क्लास से करते आए हैं। फर्स्ट क्लास से हम आपको बताते आए हैं। हम आपको क्या बताते आए हैं? हम आपको बताते आए हैं दिस, दैट, दीज, दोज। हम आपको बताते आए थे इन चार चीज़ों के बारे में। ये भी एक तरह का कनेक्टर है, एक हिंट देगा। दिस, दैट, दीज, दोज। भाई ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। और हालांकि अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना कह के इनको डिटरमाइनर भी कह सकता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्यों। तो भाई ये प्रोनाउन होते हैं। एक बात समझो, डिटरमाइनर भी हैं और प्रोनाउन भी है। डिटरमाइनर भी है ये, और साथ ही साथ ये क्या है जी? प्रोनाउन भी है। तो अगर ये कोई प्रोनाउन है भाई, तो किसी ना किसी नाउन को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। और जब ये किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे तो इनसे पहले इनके आने वाला नाउन चाहिए और उसके बाद ये आएंगे। भाई ऐसा ही तो है, ही एक प्रोनाउन होता है। ही एक प्रोनाउन होता है। मैं एक सेंटेंस में राम के बारे में कुछ कहता हूँ, अगली लाइन में मैं ही कहूँगा, है ना? तो आप बात समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं ही कह दूं उसके बाद में मैं राम कह दूं। एक सीक्वेंस होगा भाई, पहले कोई सेंटेंस में कोई लाइन में नाउन आएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रोनाउन आएगा। तो ये एक बेसिक सा कनेक्शन है। यानी एक बात तुम समझ लेना कि अगर तुम्हें कहीं पे दिस, दैट, दिस, दोस दिखे और अगर वो प्रोनाउन हो तो तुम सोचना इन्होंने किस नाउन को रिप्लेस किया। दिए गए सेंटेंसेस में से इन्होंने किस नाउन को रिप्लेस किया, और जिस नाउन को रिप्लेस किया वो नाउन जिस भी सेंटेंस में, मान लो बी ऑप्शन में है और ये भाई डी ऑप्शन में है, तो तुम्हें यहाँ से एक कनेक्टर मिल जाएगा कि जो बी है ना वो हर हाल में डी से पहले आएगा। यानी जो सीक्वेंस होगी उसमें पहले बी आएगा, फिर कहीं उसके पीछे डी आएगा, पहले डी नहीं आ सकता। फिर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे और सेंस पकड़ लेंगे। ये बेसिक सा फंडा होता है। अगर सेंस नहीं भी पकड़ पाते हो पूरी तो भी कोई बात नहीं, 20-30% सेंस पकड़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब एक बारी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे कनेक्टर होते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सीखते जाएंगे। देखो, अब देखते हैं, ये पहले वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से देखो। क्या कहता है? व्हाट इज अपेरेंट फ्रॉम दिस पेपर इज दैट द NHA सीज द नेसेंट स्टेट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्री दैट आर मच फर्दर डाउन दिस रोड। देखो, पहले ना
मैं थोड़ा सा उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई मैं एग्ज़ाम में सेंस नहीं पकड़ पाया तो मैं कैसे कनेक्शन बनाता, फिर हम सेंस के थ्रू भी देख लेंगे। मुझे दिखा इसके अंदर, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, व्हाट इज़ अपेरेंट फ्रॉम दिस पेपर इज़ दैट। भाई अपेरेंट का मीनिंग होता है क्लियर, कोई पेपर की बात कर रहा है। मुझे सबसे पहले इसके अंदर क्या दिख गया था, मुझे दिख गया था दिस। दिस देखते ही मेरे दिमाग में आ गया था भाई दिस पेपर, यानी किसी पेपर की बात कर रहा है। अब तक मुझे पता ही नहीं कि कौन से वाला पेपर है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि शायद ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि दिस पेपर अभी तक मैं जानता ही नहीं भाई पेपर है कौन सा। ठीक है, एक चीज़ ये पता लगी। दूसरा मुझे क्या पता लगा, मुझे इसके अंदर दिखा NHA। NHA किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म थी, मुझे पता लगा जी सारे कैपिटल में है, N भी कैपिटल में, H भी, A भी, ये किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म थी। तो भाई ऐसा थोड़ी होगा कि पहले उसकी शॉर्ट फॉर्म लगा दी बाद में उसकी फुल फॉर्म लगाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कब शॉर्ट फॉर्म लगाएगा, जब पहले उसको डिफाइन करवा दे, बाद में अपनी सहूलियत के लिए उसकी शॉर्ट फॉर्म लगा दे, तब बात बनेगी। यानी इन दो चीज़ों से ही ना, कोई भी सेंस ना पकड़ के भी मुझे एक रफ आइडिया मिला कि ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। और एक बात और क्लियर हुई कि ए से पहले कोई एक ऐसा सेंटेंस आना चाहिए जिसमें इस पेपर के बारे में भी जिक्र हो और इस NHA के बारे में भी जिक्र हो, है ना। सेंस नहीं पता थी, फिर भी मैंने इतना सा आइडिया लगाया। अब इसको समझने की कोशिश करो। व्हाट इज अपेरेंट फ्रॉम दिस पेपर, कहता है भाई इस पेपर से क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि जो NHA है ना, किसी चीज़ का नाम है, सीज, वो देखती है, क्या देखती है, द नेसेंट स्टेट ऑफ डिजिटाइजेशन। नेसेंट स्टेट, नेसेंट का मीनिंग होता है स्टार्टिंग, बिगनिंग फेज। नेसेंट का मीनिंग होता है स्टार्टिंग या फिर बिगनिंग फेज। किस चीज़ का, डिजिटाइजेशन। और किस चीज़ का डिजिटाइजेशन करना है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। और वो इसको कैसे देखती है, वो कैसे देखती है इस डिजिटाइजेशन को, एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है। कैसे देखती है जी, एक अवसर की तरह देखती है। सीखने का एक अवसर है, किस चीज़ से, एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से सीखने का एक अवसर है। कौन से देश, वो वाले देश दैट आर मच फर्दर डाउन दिस रोड। ये वाला जो था, कौन सी कंट्रीज, दैट आर मच फर्दर डाउन दिस रोड। ठीक है, पता लग जाएगा भाई। यानी इस तरह की कोई सेंस की बात कर रहा है। और फर्दर डाउन द रोड जो होता है, देखो फर्दर डाउन द रोड जो होता है एक फ्रेज होता है। फर्दर डाउन द रोड एक फ्रेज होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं भाई। एक बार तो ये मीनिंग क्या देता है, एक बार तो ये मीनिंग देता है कि ऑन दी सेम रोड, उसी रास्ते पे, उसी रास्ते पे है। जैसे मेरा फ्रेंड किसी मुश्किल में है, सेम मुश्किल को मैं झेल रहा हूँ, तब मैं कह सकता हूँ भाई वी आर डाउन दिस सेम रोड, भाई हम एक ही रास्ते पे। और एक ये दूसरा मीनिंग क्या देता है, नियर बाय फ्यूचर। दूसरा मीनिंग क्या देता है जी, नियर बाय फ्यूचर। देखो मेरा मानना ये है कि सारे बच्चों ने इस शीट को कर लिया होगा, इसीलिए मैंने ऐसे स्टार्ट किया है। नहीं तो मैं पहले ए पढ़ाता, फिर B, C, D, पूरा एक रफ आइडिया दिलवाता, उसके बाद हम साइंस पकड़ते। लेकिन मेरा मानना है आप सबने ट्राई किया है, इसीलिए ना मैंने यहीं से समझाना शुरू कर दिया है। ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम भी बचे भाई, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो कहाँ थे हम। एक मीनिंग तो होता है फर्दर डाउन दिस रोड का, इन दी सेम स्टेट। और दूसरा मीनिंग क्या होता है, नियर बाय फ्यूचर, निकटतम भविष्य से रिगार्डिंग। अब इसको याद कैसे रखोगे, डाउन दी रोड का मतलब तो मैंने एक तो मीनिंग सीधा याद हो गया था, सेम स्टेट में। और निकट भविष्य को मैंने लिंक किया था, फर्दर डाउन दिस रोड का मतलब है भाई आगे एक सड़क है, मुझे पता नहीं ये सड़क कहाँ जाती है, ये भविष्य में मुझे कहाँ लेके जाएगी, यानी ये कोई भविष्य की बात कर रहा है, ऐसे मैंने लिंक किया था। अब तुम समझने की कोशिश करना पहली लाइन का क्या मीनिंग था। पहली लाइन का मीनिंग था भाई कोई पेपर की बात करेगा आगे जाके, और उस पेपर से एक बात पता चलती है कि कोई NHA नाम की चीज़ है, किसी संस्था का नाम है, जो क्या करती है, जो इस स्टेट को, इस स्टार्टिंग स्टेट को देखती है डिजिटाइजेशन की। कैसे कि भाई किस चीज़ का डिजिटाइजेशन करना है, हेल्थ केयर सिस्टम का करना है। वो इसमें ना एक अवसर देखती है, एक अपॉर्चुनिटी देखती है लर्न करने की, सीखने की। और किस चीज़ से सीखना है हमें, एक्सपीरियंस से। किसका एक्सपीरियंस, दूसरे देशों का एक्सपीरियंस, जो अभी हमारी तरह ही ट्रैक पे हैं, वो भी अपनी हेल्थ केयर को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमें भी अब उनसे सीखना है। और अब एक बात बताओ, हेल्थ केयर का डिजिटाइजेशन कैसे होगा, कैसे होगा भाई हेल्थ केयर का डिजिटाइजेशन। ऐसा होगा क्या कि मैंने ऑनलाइन आया, मैंने फेसबुक चलाई और मुझे यहीं से घर से ही कोविड की वैक्सीन लग गई, ऐसा तो नहीं होगा। आप बात समझो, पहले हम छोटे थे तो हम सबको ना भाई, हमें तो लगे थे, आपके टाइम पता नहीं,
टिक्के वगैरह लगते थे, हमारी शोल्डर पे भी बहुत बड़ा निशान है, टिक्के लगते थे, पोलियो का टिक्का लगता था, पहले पोलियो बीमारी थी, फिर एक चेचक की बीमारी चल पड़ी थी तो फिर हमें चेचक का टिक्का लगने लगा, अब भाई ये कोविड चलने लग गया, अब जो बच्चे हैं उनको ये कोविड का टिक्का भी लगेगा, ताकि इन बीमारियों को ख़त्म किया जा सके। भाई ऐसी बीमारी इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, स्टार्टिंग में ही टिक्का दे दिया, अब ये बीमारियाँ होएंगी नहीं। लेकिन अब गाँव वगैरह में क्या है, मेरे को लगा है, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं उनको नहीं लगा, मुझे बड़ा अचंभा होता है ये देख के, भाई तुम्हें यही वाले इंजेक्शन नहीं लगे। मैं कहता हूँ जब भी तुम शायद ऐसे हो, मैं उनको मजाक उड़ाते टाइम ऐसा कई बार मजाक में बोलता हूँ, लेकिन सरकार चाहती है ऐसा ना हो। आपने देखा होगा आजकल कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो उसका एक कार्ड सा बनता है जिसके अंदर लिखा होता है भाई 3 महीने पे ये वाली वैक्सीन, 6 महीने पे ये वाली वैक्सीन, 12 महीने पे ये वाली वैक्सीन, अब बच्चा 3 साल का होएगा तब ये, 5 साल का ये, 10 साल का ये, और माँ बाप ना उस कार्ड को पूरा संभाल के रखते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे फैमिली में भी जो बच्चे हैं उनके कार्ड को मम्मी पापा संभाल के रखते हैं, भाई ये वैक्सीन हो गई, ये वैक्सीन हो गई, ये वैक्सीन हो गई, 5 साल का होएगा ये वाली लगानी, एक अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। देख लो कितने वो हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे रिपोर्ट कार्ड ही गुम कर देते थे। तो भाई आजकल ना इस तरीके से संभाल के रखा जा रहा है, इतनी ज़्यादा नेसेसरी हो गई इस चीज़ को क्यों ना हम डिजिटल कर दें, क्यों ना हम डिजिटल कर दें, क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि भारत के हर नागरिक का एक साइट हो जिसके ऊपर रिकॉर्ड हो, और खासकर जो ये बच्चे वगैरह अब होंगे या हो रहे हैं इनका तो खासकर भाई इनको ये टिक्के लग गए, भाई ऐसा ना हो ना इस बच्चे को कोई महामारी हो गई इसने सब में फैला दी, इससे अच्छा सबका एक रिकॉर्ड कर दो। उस चीज़ के लिए ना NHA कोशिश कर रही है कि भाई डिजिटाइजेशन किया जाए, और किस चीज़ का किया जाए, हेल्थ केयर सिस्टम का किया जाए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, ऑथेंटिक सोर्स से लगती है तो जान भी बचती है भाई, नहीं तो इधर उधर किसी भी हॉस्पिटल में जाके लगवा ली, किसी की डेथ वेथ हो जाए, लेकिन जब रिकॉर्ड होगा तो पता होगा ना भाई इस हॉस्पिटल ने लगाई, एक बंदे का दायित्व तो होगा, तो ढंग से चीज़ें ऑपरेट होंगी। ये था पहले वाले का मीनिंग। अब दूसरे वाले का देखो क्या कहता है, द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब इतना बड़ा मैं बार बार तो नहीं पढ़ूंगा, तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेता हूँ NDHM। जो NDHM है ना, उसने क्या किया है, रिसेंटली रिलीज़ की है, क्या रिलीज़ की है, एक डॉक्यूमेंट को, और तुम्हें एक बात और बताऊं, PQRS करते टाइम ना, देखो ये सिंपल सी थोड़ी सी बातें होती है जो हेल्प करती है। PQRS करते टाइम ना एडजेक्टिव्स को छोड़ भी सकते हैं, अगर उनका मीनिंग नहीं भी पता होता ना तो भी काम चल जाता है। जैसे मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इनमें जोड़ना होता है भाई, रफ मीनिंग निकल गया तो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे स्टेट एक नाउन था, नेसेंट एक एडजेक्टिव था, मैं इसको हटा देता तब भी सेंस कन्वे हो जाती कि भाई जो डिजिटाइजेशन की स्टेट है उसको अवसर की तरह देख रहे हैं, तो भी मैं आगे पीछे जोड़ लेता। इसी तरह अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी ओवरव्यू डॉक्यूमेंट, इसको भी मैं हटा देता, तो मैं कह देता भाई NDHM जो है ना, जो ये मेरा मिशन है, NDHM जो है इसने क्या किया है, रिलीज़ किया है एक डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट, जिसने लेड आउट किया। ले आउट क्या होता है भाई, हमने वर्ब नहीं की थी, लाई ले लेन की सीखी थी ना, एक वर्ब जिसका मतलब होता है लेटना, और दूसरी वाली वर्ब हमने सीखी थी ले लेड लेड, लाई ले लेन ले लेड लेड, उसका मतलब होता है लेटाना बिछाना, या फिर उसका मीनिंग होता है बच्चों अरेंज करना। क्या करना जी, अरेंज करना। तो भाई ये इस तरह की बात कर रहा है कि जो NDHM है ना, उसने एक स्ट्रेटेजिकल डॉक्यूमेंट बनाया, एक स्ट्रेटेजी बनाई है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसने अरेंजमेंट किया, जिसके अंदर ढंग से विवरण किया गया इन ब्रॉड स्ट्रोक्स। अब ये 2 कोमा के बीच की इंफॉर्मेशन थी, किसी को नहीं पता थी तब भी छोड़ देता, काम चल जाता। इन ब्रॉड स्ट्रोक, ब्रॉड होता है भाई विशाल चौड़ा, और स्ट्रोक होता है जी प्रहार, यानी एक अच्छा प्रहार किया, एक लंबा स्ट्रोक लगाया NDHM ने। इस तरह की कोशिश करने की, पहल करने की, क्या स्ट्रोक लगाया, क्या डॉक्यूमेंट बनाया उन्होंने कि भाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ना कुछ प्लान किया है। क्या प्लान किया है कि हम पूरे इंडिया को एक डिजिटल हेल्थ नेशन में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह की बात कर रहा है। अब मैं एक बारी इस दूसरे वाले को दोबारा पढ़ता हूँ। द NDHM रिसेंटली रिलीज ए स्ट्रेटेजी। NDHM ने रिसेंटली एक स्ट्रेटेजी को रिलीज़ किया है, या मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजी भी क्यों, मैं इसको हटाता हूँ ना, रिलीज़ किया है किस चीज़ को, एक डॉक्यूमेंट को, और उस डॉक्यूमेंट ने क्या अरेंज किया है जी, इसको भी हटा दिया। द NDHM प्लान, उस डॉक्यूमेंट ने इसका NHA का प्लान बताया है, इस डॉक्यूमेंट ने NHA का
प्लान बताया। और क्या प्लान है कि भाई भारत को डिजिटल हेल्थ नेशन कैसे बनाया जाए। यहाँ ना मुझे एक बात समझ में आई कि जो पहले सेंटेंस में NHA कर रहा था ना, वो एक्चुअली में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की फुल फॉर्म है। यानी मुझे एक बात और क्लियर हो गई। मुझे क्या क्लियर हुआ जी? मुझे क्लियर हुआ कि हर हाल में पहले बी ऑप्शन आना चाहिए। ए किसी भी हाल में इससे पहले नहीं आ सकता। शॉर्ट फॉर्म तो बाद में आएगी। यानी मुझे ना एक चीज़ का आइडिया लगा कि पहले बी आएगा, उसके बाद में कहीं ए आएगा, उसके जस्ट बाद आए या फिर उसके आगे पीछे कहीं भी आए। ठीक है, अभी सिर्फ 2 ही हमने पढ़े तो भी। अब पढ़ो थर्ड को। देखो थर्ड में क्या कहता है। एट द आउटसेट इट इज़ गुड टू सी दैट NHA हैज़ डिसाइडेड to adapt and extend India's novel data portability architecture to facilitate transfers across the digital health ecosystem। कहता है भाई एट द आउटसेट का मीनिंग होता है स्टार्टिंग में, बिगनिंग में। कहता है ये चीज़ अच्छी है, ये देख के अच्छा लग रहा है। इट इज़ गुड टू सी कि जो NHA है ना हमारा, उसने क्या डिसाइड किया है जी? उसने डिसाइड किया है टू एडेप्ट का मतलब होता है निपुण बनाना, मतलब फिट बिठाना परिस्थिति के अकॉर्डिंग। वो फिट करेंगे किस चीज़ को और एक्सटेंड करेंगे किस चीज़ को? इंडिया के डेटा पोर्टेबिलिटी आर्किटेक्चर को। नोवल होता है, नोवल देखो यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। एक तो नोवल होता है जो हम बुक वगैरह में पढ़ते हैं, ये उपन्यास वगैरह होते हैं। और एक नोवल आपने सुना होगा, वो टेलीफोन करते जो वो एक लड़की सी बोलती है नोवल कोरोना वायरस। वो क्या है? नोवल का मीनिंग है न्यू। जो चीज़ न्यू है, जो चीज़ अभी तक नहीं हुई, यानी न्यू है तो थोड़ी सी क्या है जी? स्ट्रेंज है, थोड़ी सी उटपटी है। तो भाई हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में ना कहाँ गया? एट द आउटसेट, स्टार्टिंग में ये देख के अच्छा लग रहा है कि जो NHA है ना, उसने डिसाइड किया है कि भाई जो डेटा पोर्टेबिलिटी आर्किटेक्चर है ना, उसकी भी हम फैसिलिटी करेंगे, उसको सुधारेंगे भी और एक्सटेंड भी करेंगे और ट्रांसफरेबल भी बनाएंगे अक्रॉस द डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। भाई बच्चों मेरे को आप एक बात बताओ, ऐसे कैसे पता चलेगा? भाई ये एक बच्चा है, इसको ये सारी वैक्सीन लग गई, अब कैसे पता चलेगा दूसरे हॉस्पिटल में कि इसको ये वैक्सीन हो चुकी है? कैसे पता चलेगा? जब डिजिटली लगाओगे। भाई मान लो ये हिसार में रहता था, अब ये दिल्ली चला गया, नौकरी वोकरी कर रहा है, वहाँ वैक्सीन लगवानी है, कागज इसके पास है नहीं, कैसे पता चले? जब पता चले, जब ऑनलाइन इसका कोई रिकॉर्ड रखा जाए। और इसका रिकॉर्ड रखा जाए तो भाई क्या श्योरिटी है कि उसका डेटा लीक नहीं होगा? कोई वहाँ से इसका नंबर निकाल ले, कोई वहाँ से। अब आपको थोड़ा सा मैं बताना नहीं चाहता बिजनेस वगैरह में क्या है। भाई डेटा चोरी होता है, किसी भी बंदे का डेटा चोरी कर लिया जाता है। अब हो सकता है बेचारे का यहाँ से डेटा चुरा लिया, इसको शुगर की बीमारी थी तो इसको कोई हमारा देसी वैद्य शुगर की दवाइयाँ भेज रहा है, इसको फंसा रहा है अपने उस जाल में, यानी इसका डेटा चोरी हो गया। जब इसके साथ गड़बड़ हो रही है तो जनरली ना डेटा की चोरी को गलत माना जाता है और डेटा को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल माना जाता है कि भाई किसी के साथ शेयर ना हो। तो ये यही बात कह रहा है कि भाई ये अच्छी चीज़ है, देखने में अच्छा लग रहा है कि NHA जो है ना, जो NHA है हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये प्लान कर रही है कि भाई जो डेटा है ना इनका पोर्टेबिलिटी आर्किटेक्चर, भाई डेटा हॉस्पिटल वाले तो शेयर करेंगे और वो लीक भी ना हो, और भाई वो शेयर भी ढंग से हो, ऑल ओवर इंडिया पूरे नेशन में शेयर हो पाए हॉस्पिटल्स के पास, उस चीज़ पर भी ये काम करेंगे। ठीक है, ये देख के हमें अच्छा लग रहा है। वाइल दिस अलाउ अस टू अवॉइड दी मिस्टेक्स, वाइल दिस अलाउज अस टू अवॉइड दी mistakes that other countries have made, the sheer scale of what the documents attempt to deliver seems too vast for what is possible for us to achieve। देखो इसके अंदर भी ना एक कनेक्टर दिखा। आज तो दिस ने ही बहुत अच्छा गेम खेला है। देखो मुझे फिर से मिल गया दिस देख के मुझे एक बात समझ में आ गई, दिस देख के मुझे एक बात समझ में आ गई कि डी से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि भाई दिस के बाद कोई वर्ब आ रही है, दिस के बाद कोई वर्ब आ रही है, तो मुझे पता लगा कि ये जो दिस है ना, ये एक्चुअली में मेरा प्रोनाउन है। और अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई प्रोनाउन है तो इससे लगने वाला नाउन कौन सा है, यानी डी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसके अंदर कितने सेंटेंसेस हैं। देखो एक जुगाड़ू तरीका भी होता है, एक सेकेंड, EFG, इसके अंदर 7 सेंटेंसेस है ना, और एक सेंटेंस ऐसा है जो इसके अंदर फिट नहीं बैठता। देखो इसने दिया है दैट डज नॉट फिट इनटू दी कॉन्टेक्स्ट, जो भाई इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठता। यानी बेसिकली ना मुझे एक पैटर्न बनाना है जो 6 चीज़ों को फिट करेगा। तो मैं तैयारी करता था ना, तो हम यूं जुगाड़ लगाते थे भाई, ऐसे ऐसे 6 डब्बे बना लेते थे अपनी शीट में, इन सब का नंबर डाल देते थे 1 2 3, भाई इनको रीजनिंग की तरह ही करते थे हम तो, 4 5 6। अब हम यूँ सोचते थे भाई पहले वाले में क्या क्या नहीं आ सकता,
सकता। ऑप्शन है मेरे पास ABCDEFG। अब मैंने एक बात समझ ली बच्चों, मैंने एक बात देखी कि भाई ए के अंदर NHA है, शॉर्ट फॉर्म है, और कोई दिस पेपर की बात कर रहा है, तो ए से तो स्टार्टिंग किसी हालत में हो ही नहीं सकती। और अब मुझे आगे जाके पता लगा इसके अंदर भी डी है, इसके डी के अंदर भी दिस है, यानी प्रोनाउन हो रहा है, यानी डी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अब सोचते थे कि अब स्टार्टिंग कौन सी होगी, इस पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, BC आए, B आए, C आए, E आए, F आए या फिर G आए। इस तरीके से सोचते थे, थोड़ा सा टाइम लगता है देखो चांस पकड़ने में, लेकिन ये तरीका कारगर है, काम करता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसने एक कनेक्टर दिया दिस, वो तो मुझे पता लग गया। इसने क्या बताया, इसने बताया कि भाई दिस अलाउज अस, मुझे नहीं पता क्या अलाउ करता है, मुझे अभी तक पता नहीं चला दिस ने किसको रिप्लेस किया। ये हमें अलाउ करता है क्या, कि हम अपनी गलतियों को अवॉइड कर सके। कौन सी गलतियां, वो गलतियां जो दूसरे देशों ने करी है, दूसरे देशों ने करी है। द शीर स्केल, अब देखो द आर्टिकल है, स्केल नाउन है, मुझे शीर का मतलब नहीं भी पता होता तब भी मैं काम चला लेता। द स्केल ऑफ व्हाट द डॉक्यूमेंट अटेम्प्ट्स, भाई जो डॉक्यूमेंट NHA ने किया है ना इंट्रोड्यूस, NHA का डॉक्यूमेंट जो कहता है भाई हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, जो उनका स्केल है ना, जो वो कहते हैं वो टू वास्ट फॉर व्हाट इज पॉसिबल, वास्तविकता से बहुत परे है, वास्तविकता से बहुत परे है। शीर का मतलब होता है प्योरली, शेर का मतलब होता है प्योरली। अगर मुझे नहीं भी पता था तो भी मेरा काम चल जाता, यानी मुझे पता लगा कि कोई चीज़ मुझे अलाउ करती है कि भाई मैं गलतियां ना करूं दूसरे देशों को देख के। और एक बात और पता चल गई कि भाई जो इन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज़ करवाया है ना, वो जो डॉक्यूमेंट है वो वास्तविकता से बहुत परे है। आपको पता है इंडिया में चीज़ें लागू करना कितनी मुश्किल है। अभी तक वीडियो आती है आधार कार्ड बनाते टाइम, एक वो आदमी है वो डर रहा है, वो मशीन के ऊपर अंगूठा नहीं लगा रहा, उसको लग रहा है करंट आएगा। तो भाई इंडिया में 100% रिजल्ट देना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं वो चीज़। इसीलिए कह रहा है कि भाई इन्होंने डॉक्यूमेंट तो इतने अच्छे बना दिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वास्तविकता से बहुत कुछ परे है चीज़ें, वास्तविकता से जो पॉसिबल है ना उससे बहुत दूर है इनके डॉक्यूमेंट्स। तो अब क्या बात करता है ई के अंदर, क्या कहता है ई के अंदर, कहता है care delivery system looking to make meaningful impact through data face a number of challenges. The most critical one is collecting data from various sources. तो ये वाला सेंटेंस ना थोड़ा सा इररेलेवेंट लगा। इररेलेवेंट क्यों लगा भाई, केयर डिलीवरी सिस्टम की अब तक कोई भी बात हो ही नहीं रही, अब तक केयर डिलीवरी सिस्टम की कोई भी बात इसने की ही नहीं। आगे देख लें करता है क्या नहीं, कहता है ऐसा कोई सिस्टम है जो क्या बनाता है जी, लुकिंग टू मेक मीनिंगफुल इम्पैक्ट, जो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालेगा थ्रू डेटा फेस, डेटा के अकॉर्डिंग। और भाई नंबर ऑफ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन सबसे जो वो है चैलेंज है, डिफिकल्ट चैलेंज, वो क्या है कि डेटा को कलेक्ट करे कैसे। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा इररेलेवेंट अभी तक को पढ़ते हुए। अब एक बारी इन दो को और पढ़ लो, जो ये दो महारथी बच गए। ये क्या कहते हैं, हाउ एवर द टेक्नोलॉजिकल स्कैफोल्डिंग ऑन विच दिस पोर्टेबिलिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड is contained in the data empowerment and protection architecture, a framework that is already being used for the sharing of financial information through the central bank account aggregator framework। देखो इसके अंदर ना एक तो मुझे कनेक्टर मिला, मुझे क्या मिला, दिस पोर्टेबिलिटी, मुझे क्या मिला, दिस पोर्टेबिलिटी। अब मुझे देख के पता चल गया इसके अंदर भी दिस पोर्टेबिलिटी है, यानी पता नहीं कौन सी वाली पोर्टेबिलिटी। दिस पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का फर्स्ट टाइम जिक्र नहीं हो रहा, तो ऐसे फर्स्ट टाइम जिक्र नहीं कर रहा, दिस पोर्टेबिलिटी का जिक्र पहले भी हो गया होगा। यानी यहाँ से भी मुझे एक बात पता चली कि एफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी। तो देखो जो वो मैंने जुगाड़ू तरीका बताया था ना, उससे इतने सारे वर्ड्स मैंने काट दिए, सिर्फ और सिर्फ एक या दो सेंटेंस ही बचे होंगे जिनसे स्टार्टिंग होगी। फिर सेंस पकड़ते हैं, एक बार स्टार्टिंग मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिली। कहते हैं भाई कुछ भी करो एक बार लाइन तो बने, फिर आगे चलते जाएंगे। तो एक स्टार्टिंग ढूंढनी मुश्किल होती है, वो ढूंढ दिया आपने, हम स्टार्टिंग उस तरीके से ढूंढते थे। अब क्या कहता है अगली लाइन में, अच्छा इसको एक्सप्लेन करना रह गया, इसको एक्सप्लेन क्या करना है जी, ये कहता है हाउ एवर द टेक्नोलॉजिकल स्कैफोल्डिंग। देखो स्कैफोल्डिंग होता है मचान, एक्चुअली में ना मचान होता है। मचान क्या होता है, मान लो कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके ऊपर लिपाई करनी है, ये लेबर वगैरह नहीं करते, ये दो खंभों के बीच में एक पेड़ी लगा दी, यहाँ खड़े हो गए और काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इस चीज़ को कहते हैं मचान, जिसके ऊपर ये एक्चुअली में क्या है, खड़ा है। तो कहता है भाई जो टेक्नोलॉजिकल स्कैफोल्डिंग है ना, एक्चुअली में क्या होगा भाई, हेल्थ केयर को ऑनलाइन
ऑनलाइन ला रहे हैं, एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही तो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वही हॉस्पिटल में जाके लगेंगे, वही पैसे देने पड़ेंगे, वही बाहर से दवाइयाँ आएंगी, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि भाई रिकॉर्ड तो ऑनलाइन हम मेंटेन करें। यानी एक्चुअली में ना इस ढांचे को बनाने के लिए, इस ऑनलाइन बिल्डिंग को बनाने के लिए जो हमारा मचान है ना, वो एक्चुअली में है क्या? वो टेक्नोलॉजी है। हाउएवर द टेक्नोलॉजिकल स्कैफोल्डिंग ऑन विच दिस पोर्टेबिलिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये टेक्नोलॉजी का फंडा जिसके ऊपर ये डेटा की पोर्टेबिलिटी, भाई इधर उधर डेटा मिल जाए, इम्प्लीमेंट होगी, लागू होगी, वो कहाँ है? इज कंटेन्ड इन द डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। डेटा एम्पावरमेंट का मीनिंग वही है भाई किसी का डेटा लीक ना हो, किसी के साथ कोई फ्रॉड काम ना हो, और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर की भाई जो आप नक्शा बनाओगे ना, जो आप एक जाल वगैरह बिछाओगे ये डेटा सप्लाई करने का, वो किस हद तक प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती है? टेक्नोलॉजी कैसी है। आगे क्या कहता है? ए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है जी? फ्रेमवर्क का मीनिंग भी होता है ढांचा। ए फ्रेमवर्क दैट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कहता है एक ढांचा अभी भी है जिसको ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है, और किसके लिए यूज़ किया जा रहा है जी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और कैसे? थ्रू दी सेंट्रल बैंक्स अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। देखो बेसिकली बात क्या होती है, इतनी सेंस निकालने की आवश्यकता नहीं होती, इतना पेपर में टाइम भी नहीं होता, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए हम एकदम डीप में घुसे नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं होती। देखो एक्चुअली में क्या होता है भाई, बैंक वाले क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक वाले, इवन गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज़ भी क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स का डेटा बाहर की कंपनियों को बेच देते हैं, उनसे पैसा निकलवाते हैं। भाई कंपनियां उनको डेटा के बदले पैसा देती है, वो क्या करते हैं जी? उसको बेच देते हैं। और उससे क्या होता है भाई, अब मेरे खाते में मान लो 10 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे अकाउंट में मान लो 10, देखो मुझे तो लिखना भी नहीं आया, बन गए क्या है 10 लाख, हाँ बन गए भाई, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, और अब मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि जी फलानी गाड़ी ले लो, वहाँ पर प्लॉट निकला हुआ है सस्ते में, वो ईएमआई भर दो। वो सब फ्रॉड के मैसेज कहाँ से आए? उनको कैसे पता लगा मेरे पास पैसे हैं? बैंक ने बताया भाई, उन्होंने किसी ऐसे ही आदमी को थोड़ी भेजे जो उनका कस्टमर, जो उनके बहकावे में आ सकता था, उसको भेजे। इस तरीके से कह रहा है कि भाई एक फ्रेमवर्क तो है हमारे पास, एक ढांचा तो है डेटा शेयरिंग का, और उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है बाहर जाती है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, शेयर होती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो ऐसे शेयर हो रही है लोगों की। अगली लाइन में क्या कहता है? द रेगुलेटरी बेसिस फॉर इंडियाज यूनिक ब्रांड ऑफ डेटा पोर्टेबिलिटी, कि भाई जो इंडिया कोशिश कर रहा है ना, एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम डेटा की पोर्टेबिलिटी बनाएंगे, और कैसी है ये? यूनिक है भाई, जो हम ऑनलाइन डेटा वगैरह रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनएचए ने डिसाइड किया है, उसको रेगुलेट कौन करेगा? कितना डेटा डालना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन देख सकता है, किस किस को एक्सेस हो, कैसे शेयर हो, उस सब को रेगुलेट करने के लिए जो रूल है ना, वो सारे किसके अंदर लिखे हैं? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर लिखे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी इसकी सेंस कन्वे हो गई होगी। अब मेरे को स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, मुझे ये सारे एक साथ देखने की आवश्यकता है। अब आ जाओ, अब हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई मुझे ना पढ़ के एक बात पता चली कि इसने ना सारी बात किस चीज़ के बारे में की, इसने सारी चीज़ की शुरुआत इसने की एनएचए के बारे में, और उसके कोई डॉक्यूमेंट के बारे में, और उसके कोई प्लान के बारे में कि वो प्लान क्या कर रहे हैं। यानी भाई एनएचए से बना हुआ सेंटेंस सबसे ज़रूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन है। सबसे पहली स्टार्टिंग करेगा कि जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ना, उसने रिसेंटली रिलीज़ किया एक डॉक्यूमेंट, जिसने अरेंज किया एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। किसका ब्लूप्रिंट? एनएचए के प्लान का, कि भाई इंडिया को डिजिटल हेल्थ नेशन की तरफ प्रमोट करेंगे। अगली स्टार्टिंग करेगा, अब पेपर का जिक्र हो गया, और इस प्लान से, इस पेपर से, इस डॉक्यूमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई, व्हाट इज अपेरेंट फ्रॉम दिस पेपर। इस पेपर को देख के जो बात समझ में आई वो ये थी कि एनएचए है ना, वो बिगनिंग फेज पे एक अवसर ढूंढ रहा है कि भाई सीखने का भी मौका है। किस चीज़ से सीखने का मौका है? दूसरी कंट्रियों से जो ऐसा ही कुछ करने का सोच रही है। यानी मुझे पता लगा बी और ए की एक साथ में राइम बन रही है, दोनों सेंस कन्वे कर रहे हैं। अब जाके मुझे एक बात और देखने को मिली थी, मुझे देखने को मिला था दिस अलाउज, यहाँ भी मैंने कनेक्टर देखा था दिस अलाउ। भाई क्या चीज़ अलाउ कर रही है हमें? क्या चीज़ अलाउ कर रही है जी?
एक सेकंड, नेसेंट स्टेट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। दिस अलाउ, क्या चीज़ हमें अलाउ कर रही है? हमें अलाउ कर रही है सीखने की अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये अवसर हमें अलाउ करता है कि हम हमारी गलतियों को बचा जाएंगे। भाई दूसरे देशों को आप एनालाइज कर रहे हो, वो कैसे इस चीज़ को ऑपरेट करें, उनके देश में क्या क्या गलतियाँ हो रही है, तो हम उनसे सीख के अपनी गलतियों को बचा लेंगे। यानी मुझे एक और बात पता लगी कि BA और D ने एक साथ में एक राइम बना दी, BAD। अब भाई ये चीज़ें सिर्फ स्टार्टिंग की है, ये चीज़ें स्टार्टिंग की है, दूसरे देश से भी मैंने सीख लिया, मैंने अपनी गलतियों को भी बचा लिया। अब कहता है कि अब देख के ये भी अच्छा लग रहा है कि भाई NHA है ना, पूरा प्लान कर रही है कि इस डेटा को पोर्टेबल आखिर में बनाया जाए, कैसे इसको प्रोवाइड करवाया जाए। अब एक सीधी सी चीज़ बची, BADC। और वैसे भी ना मेरे को पता है BAD तो मैंने बना ही लिया, मैंने समझा दिया, लेकिन अगले वाले में ना कहाँ गया, यहाँ डेटा पोर्टेबिलिटी का पहली बार जिक्र किया, ई मुझे इररेलेवेंट लगा, पढ़ के पता लगा ई की कोई भी जिक्र नहीं हो रहा, ई एक इररेलेवेंट सेंटेंस था, क्योंकि केयर डिलीवरी सिस्टम की कोई बात हो ही नहीं रही, तो ई को तो मैं हटा ही सकता था। फिर मुझे पता लगा डी के अंदर डेटा पोर्टेबिलिटी की बात थी, और यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस पोर्टेबिलिटी कह रहा है, यानी मुझे पता लगा कि जो एफ सेंटेंस है ना, हर हाल में डी के बाद आएगा, क्योंकि भाई पहले ही तो कह दिया कि राम एक लड़का है, यह लड़का बहुत मेहनती है, तो भाई पहले डेटा पोर्टेबिलिटी की बात करी, आगे कहा दिस पोर्टेबिलिटी, यानी डी पहले आएगा फिर एफ आएगा, तो फिर तो मुझे क्लियर कट ही पता लग गया, क्या पता लग गया। और यहाँ पे भी कुछ बात कर रहा था डेटा पोर्टेबिलिटी बिल की, ठीक है। फिर ना मुझे एक क्लियर कट मैसेज मिला, मुझे क्या मैसेज मिला जी, कि भाई BAD क्या पेयर बनता है जी, BAD का पेयर बनता है, और उसके बाद में मुझे कुछ डेटा पोर्टेबिलिटी जैसे वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा आगे की चीज़ों को जोड़ने के लिए, और वो C के अंदर है, इसीलिए BADC क्या पेयर बना, BADC। अब देख लो, अब तो कोई इशू ही नहीं है, BADC। अब तो सिर्फ इतना सा पता लगाना है कि भाई GF लगाऊं, पहले G आए या पहले F आए, और या फिर C G से कनेक्टेड है या फिर C F से कनेक्टेड है। तो आपको एक बात बताऊं, इसने डेटा पोर्टेबिलिटी की बात कर ली, अब ये ना लास्ट में जाके कोई बुराई करेगा ना, लास्ट में ही तो कोई बात कहेगा कि भाई एक फ्रेमवर्क पहले भी चल रहा है। अब ना डेटा पोर्टेबिलिटी की इसने बात करिए, एक सेकंड, BADC डेटा पोर्टेबिलिटी की इसने बात की, ठीक है, और भाई F तो बाद में आना ही था, मुझे इतना पता लगा BADC की इसने बात की। अब आगे कहेगा कि जो रेगुलेटरी बेसिस होगा ना, वो एक बिल के अंदर होगा, यानी यहाँ से अब थोड़ी सी तो देखो सेंस भी लगानी पड़ेगी, BADCG ये पेयर बना, और फिर तो बच ही एक गया, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ F बच गया। क्या बच गया जी, सिर्फ और सिर्फ F बच गया। अब मैं एक बारी इसको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी क्रिस्टल क्लियर हो। कहते हैं, अब थोड़ा फटाफट करेंगे। NDHM ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसने अरेंज किया, एक ब्लूप्रिंट बनाया किस चीज़ का, कि NHA कुछ प्लान कर रही है, क्या, इंडिया को डिजिटल हेल्थ नेशन बनाने का। और फिर क्या कहते हैं दूसरे सेंटेंस में, उनके उस डॉक्यूमेंट से एक बात क्लियर हो गई, उनके पेपर से, कि भाई NHA एक अवसर की तरह देख रही है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ को लेके, वो देख रही है कि हम ना सीखेंगे दूसरी कंट्रियों के एक्सपीरियंस से, वो कंट्रियां जो अभी फर्दर डाउन दिस रोड है, मतलब ऐसा ही कुछ करने का प्रयास कर रही हैं। और जब हम दूसरों को देख के सीखेंगे तो हमें एक अवसर मिलेगा अपनी गलतियों को अवॉइड करने का, और साथ ही साथ एक और बात कह रहा है, उन गलतियों को अवॉइड करने का जो दूसरे देशों ने की थी। अब एक बात और कह रहा है कि जो स्केल ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंट है ना, कि डॉक्यूमेंट तो आ गया, लेकिन डॉक्यूमेंट की सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, वो ये है कि उसमें बहुत बढ़ चढ़ के बखान किया, लेकिन भारत में रियलिटी उससे थोड़ी सी परे है, थोड़ी सी भी क्या, उससे बहुत ज़्यादा परे है। अब कहता है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, ये देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जो NHA है वो इस डेटा को, इस सिस्टम को भी क्या बनाएगी, फिट बनाएगी, अप्रोप्रिएट बनाएगी, और इंडिया की जो ये नोवल, जो ये न्यू अप्रोच है ना डेटा पोर्टेबिलिटी आर्किटेक्चर, इसको और ज़्यादा एक्सेस करवाएगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सके, यानी सीधी सी बात है, थ्रू आउट द नेशन एक कोऑर्डिनेशन सेट किया जा सके। और फिर जी सेंटेंस के अंदर कहता है,
और जो रेगुलेटरी बेसिस होगा ना, जब हमने डेटा को थ्रू आउट दी नेशन जोड़ दिया तो इसको कोई ना कोई रेगुलेट तो करेगा, वो उसके रूल्स किसके अंदर है जी, इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर है। और फिर लास्ट में कहता है हाउएवर, हालांकि सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है, इस इमारत का जो मचान है वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद ये बात और बता रहा है कि टेक्नोलॉजी को एम्पावर करो भाई, डेटा एम्पावरमेंट होनी चाहिए, डेटा को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, इस तरह की बात कर रहा है। यानी बेसिक सी बात आ गई। सीक्वेंस हमने क्या बनाया, सीक्वेंस हमने बनाया BADCGF। अब मुझे नहीं लगता बाकी क्वेश्चंस को करवाने की आवश्यकता है, अब तो आपको फील ही करना है। कहता है अगर बी को पहला मान ले, बी को पहला मान क्या ले, बी पहला ही है, सीक्वेंस क्या बनता है जी, तो भाई आप बताओ लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा अरेंजमेंट के बाद। ये कहता है जी अगर बी को पहला मान लेते हैं, एक बार हम हमारा सीक्वेंस देख लेते हैं। हमने सीक्वेंस क्या बनाया था ना, BAD लगाया था, फिर हमने CGF कुछ ऐसा बनाया था, BADCGF, ये सीक्वेंस हमने बनाया था। अब ये क्या कहता है, ये कहता है अगर बी को पहला मान लें तो भाई लास्ट सेंटेंस कौन से वाला होगा, तो भाई लास्ट सेंटेंस इसके अंदर क्या होगा, लास्ट सेंटेंस इसके अंदर होगा हमारा एफ कौन से वाला ऑप्शन है, एफ ऑप्शन है जी डी, यानी आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगले वाले में कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट एज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द रीअरेंजमेंट पैराग्राफ। अगर बी को पहले वाला मान ले, देखो बार बार कह रहे हैं बी को पहले वाला, हम पढ़ लेते हैं, हमें पता ही लग जाता कि बी ही पहले वाला है, इतनी राम कहानी सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी फोर्थ स्टेटमेंट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो फोर्थ कौन से वाली होनी चाहिए थी भाई, फोर्थ इसके अंदर कौन से वाली होनी चाहिए थी, 1 2 3 4, फोर्थ इसके अंदर होनी थी सी वाली, फोर्थ इसके अंदर क्या होनी थी, सी वाली। अब आंसर नहीं दिख रहा है इसके अंदर, फोर्थ इसके अंदर होनी थी सी वाली, और सी ऑप्शन इसने कहाँ दिया, सी ऑप्शन इसने दिया ई के अंदर। तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन कहता है सी, तो यही था ठीक है। अब एक बारी इस थर्ड को और देख लो, थर्ड में क्या कहता है जी, कंसीडरिंग द स्टेटमेंट एज one of the first sentence of the rearranged paragraph, then which one among the following will be the penalty made sentence। penalty made sentence क्या होगा, सेकंड लास्ट, एक लास्ट और लास्ट से जो पहले वाला आएगा उस वाले को हम क्या कहेंगे जी, पेनल्टी मेट कहेंगे, सेकंड लास्ट सेंटेंस को कहेंगे। तो हमने हमारा क्या ऑर्डर मानना है, BADCGF, यही ऑर्डर मानना है। ई को हमने इररिलेवेंट कह दिया। अब मान लो क्या कहता है, लास्ट सेकंड सेंटेंस बनाना है, तो लास्ट सेकंड तो जी बनेगा, लेकिन इसने ऑप्शन में जी दिया ही नहीं, इसने ऑप्शन में क्या दिया है, बड़ी दिक्कत हो रही है बार बार, इसने ऑप्शन में क्या दिया है, अब थोड़ा ढंग से देखते हैं इसको, एक बारी रुको, इसने क्या दिया है जी ऑप्शन में। हाँ, एक बारी हम इस सीक्वेंस को देख लेते हैं, क्या बनाया था, बी बनाया था, फिर ए बनाया था, उसके बाद डी बनाया था, उसके बाद सी बनाया था, उसके बाद में हमने इनमें से लिखा था हमारा GF, ये सीक्वेंस बनाया था मैंने, BADCGF, ठीक है। अब क्या कहता है भाई, कंसीडरिंग द स्टेटमेंट बी एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द अरेंज पैराग्राफ, ठीक है। लास्ट सेकंड तो जी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जी नहीं डालता, ऑप्शन में डालता है A B S C में से। तो भाई लास्ट सेकंड अगर जी को हटा दे तो इनमें से फिर क्या बचता है, फिर इनमें से बचता है जी सी, फिर इनमें से बचता है सी, और यही ऑप्शन है सी। लो, सी इसका आंसर हो गया। अब क्या कहता है, एक बताना है आपको कौन से वाला इनमें से, कंसीडर द स्टेटमेंट बी एज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द रीअरेंज्ड पैराग्राफ, देन विच अमंग द फॉलोइंग फेल टू बिकम द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। कौन से वाला पैराग्राफ का पार्ट नहीं बन पाया, तो हमें तो पता ही है ई वाला पैराग्राफ का पार्ट नहीं बन पाया। हम देख लो इसके अंदर कहीं भी मैंने ई नहीं लिखा, ये था पहले वाला। देखो कितना बड़ा था, 40 मिनट लग गई, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बारी कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं, एक बारी इनको और देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कहता है जी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड नॉट एक्सटेंड द मोरेटोरियम इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑन थर्सडे। भाई ये तो 4-5 है, जब सीधे से 4-5 होते हैं ना और नीचे एक सीक्वेंस दिया है, तो इनको करने का तो एक हमारे पास में हिंट होता है। हिंट क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड मुझे इस पर बॉक्स बना लेने दो, कट गया। ये बैंकिंग के PQRS का लेवल है, SSC वालों के लिए तो मेंस में भी ऐसा, ये वाले तो मेंस में आ जाएंगे, वो पहले वाला मेंस में नहीं आएगा।
बट हमें तो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है। देखो जब नीचे 4 ही ऑप्शन दिए ना, तो आप ढूंढो ऑप्शन में क्या सेम है। ऑप्शन सारे ऑप्शन में मुझे दिखा कि ए से हर हाल में स्टार्टिंग होगी। सारे ऑप्शन कहते हैं कि जी स्टार्टिंग ए से कर दो, तो ठीक है फिर ए से स्टार्टिंग करते हैं। ए को फर्स्ट सेंटेंस मान के पढ़ते हैं। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड नॉट एक्सटेंड दी मोरेटोरियम इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑन थर्सडे। देखो बैंकिंग ओरिएंटेड था, तो एसएससी वाले बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी इस वाले PQRS को बनाने में, क्योंकि इसमें बैंकिंग की टर्म्स थी। हम भाई नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मोरेटोरियम क्या होता है, एक पीरियड होता है। मोरेटोरियम क्या होता है जी, एक वेटिंग पीरियड होता है। एक वेटिंग पीरियड होता है जो सेट किया जाता है। क्या किया जाता है जी, एक वेटिंग पीरियड सेट किया जाता है। और कौन करता है, कोई अथॉरिटी करती है, ठीक है। तो इस RBI ने ना उस वाले को मनाया, वो नहीं किया, बढ़ाया नहीं। भाई मान के चलो कोरोना चल रहा है, नौकरियां जा रही हैं, किसी की किस्त छूट गई, तो या तो ऐड कर देते कि 2 महीने से किस्त नहीं भरी। इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ऐड नहीं किया, उस पीरियड को बढ़ाया नहीं। अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जब इन्होंने किया, कब किया, थर्सडे को किया। ए से सेंटेंस की स्टार्टिंग होनी थी। आगे क्या कहता है, आगे देखो, आगे कहता है भाई सारे ऑप्शन देख लो। कहता है या तो ए के बाद बी लगाओ या कहते हैं सी लगाओ, यानी अब मुझे चूज करना है ए के बाद बी लगाऊं या फिर सी लगाऊं, तो पढ़ लो। बी में कहता है इट अलाउड बैंक टू रीस्ट्रक्चर द लोन ऑफ द बोरोवर। इसने ना बैंक को RBI ने इजाजत दे दी, इट यूज कर रहा है RBI के लिए कि भाई रीस्ट्रक्चर कर दो लोन किनका, उन बोरोवर्स का जो इस समय आर्थिक रूप से परेशान है, फाइनेंशियली डिफिकल्टी है उनकी सिचुएशन में और अनएबल है, लोन नहीं दे पा रहे। बी तो कुछ ऐसा कह रहा है, दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दैट द लैंडर्स वुड नॉट रिपोर्ट दी बोरोवर। भाई इसका मतलब ये है कि जो लैंडर है ना, जो कर्जा देने वाले बैंक है, वो जो कर्जदार है, जो बोरोवर है, उनको डिफॉल्टर घोषित नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे, क्रेडिट ब्यूरो के आगे उन्हें डिफॉल्टर घोषित नहीं करेंगे। क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है भाई, जो लोन वगैरह लेते हैं तो उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है उन कस्टमर्स का कि भाई इन्होंने किस्त टाइम पे चुकाई क्या नहीं, इन्होंने आगे भविष्य में लोन ले तो यहाँ से रिकॉर्ड देखा जाता है क्या करवाए। अब अगर टाइम पे किस्त नहीं जाती ना, तो रिपोर्ट खराब हो जाएगी। यहाँ कह देंगे किस्त नहीं चुकाई, किस्त नहीं चुकाई, लोन डूब जाएगा, NPA हो जाएगा। तो इस तरह की बात क्या कही, कहता है RBI वालों ने एक तो लिमिट नहीं बढ़ाई और RBI ने अलाउ कर दिया बैंक को कि आप रिस्ट्रक्चर करो। भाई जो लोग आज के समय में फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, किस्त नहीं भर पा रहे, अनएबल टू रीपे है, लोन नहीं पे कर पा रहे, उनका थोड़ा समय बढ़ाओ, उनका ब्याज दर वगैरह घटाओ, जो भी इन लोगों ने डिसाइड किया। नहीं, मुझे पता लगा ए और बी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे थे। अब कहते हैं इस बात का मतलब ये है, इतना हक दे दिया ना कि रिस्ट्रक्चर करो, इस बात का हक क्या है, दिस मीन्स दैट द लैंडर्स विल नॉट रिपोर्ट दी बोरोवर एज डिफॉल्टर। लैंडर जो है बोरोवर को डिफॉल्टर नहीं कहेंगे। कहाँ, क्रेडिट ब्यूरो के आगे, अगर बोरोवर जो है न्यू पेमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यहाँ से मुझे एक बात पता चली कि न्यू पेमेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो भाई ए के बाद अगर मैं सी लगा देता तो कह रहे हैं न्यू पेमेंट स्ट्रक्चर, तो मुझे तो पता ही नहीं क्या पेमेंट स्ट्रक्चर है। उस पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि भाई रीस्ट्रक्चर करो, यानी कोई नया स्ट्रक्चर बनाया और कह रहा है कि अगर उसको फॉलो करते हैं तो। अब यहाँ से मुझे एक बात पता चली कि भाई इसके अंदर न्यू पेमेंट स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया, यानी हर हाल में पहले डिफाइन करेगा फिर ही तो उस वर्ड को यूज करेगा। यानी बी हर हाल में सी से पहले आएगा, सी पहले नहीं आ सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, बी हर हाल में सी से पहले आएगा, सी पहले नहीं आएगा। तो ठीक है, अब ऑप्शन काटो, कौन से वाले में सी पहले है। यहाँ सी पहले है, इसको हटा दिया, यहाँ सी पहले है, इसको हटा दिया, यहाँ सी बाद में है, यहाँ सी बाद में, यहाँ सी बाद में। ठीक है, यानी 2 ऑर्डर तो मुझे मिल गए, ए और बी का एक पेयर बन गया। अब मुझे ना इनके बीच में कोई एक रिलेशन ढूंढना है। अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे इन तीनों के बीच में कोई एक रिलेशन ढूंढना है। आ जाओ ढूंढते हैं। क्या रिलेशन कहता है, अगले वाले में कहता है इन हिज स्पीच द RBI गवर्नर सेड द डिसरप्शंस कोज्ड बाय, एक सेकेंड, डिसरप्शन कोज्ड बाय COVID-19 हैव लेड टू हाइटन फाइनेंशियल स्ट्रेस फॉर बोरोवर्स अक्रॉस द बोर्ड। भाई कहता है कि जो अपनी स्पीच में RBI गवर्नर ने क्या कहा, RBI गवर्नर ने कहा जो डिसरप्शंस आ गए ना, डिसरप्शन क्या होता है, डिसरप्ट नहीं कहते, डिसरप्ट कर दिया, यानी जो ये उथल पुथल हो गया किस वजह से, कोरोना की स्थिति से। इस वजह से कर्जदारों का, जिन्होंने कर्जा लिया था, उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस था, फाइनेंशियल दबाव था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। क्या हो गया जी, और ज़्यादा बढ़ गया। और ई के अंदर कहता है
फंड्स रिस्ट्रक्चर्ड, एक बारी के लिए उनको छूट दे दी, अब उस लोन को दोबारा से स्टैंडर्ड मान लेना, ये नहीं है बार बार छूट मिलेगी। तो यहाँ जाके मुझे थोड़ी सी सेंस मिली कि ए और बी इकट्ठे हो गए, कहता है रिस्ट्रक्चर कर दो। अब मुझे पता लगा, कह रहा है एक बार रिस्ट्रक्चर कर देंगे लेकिन अगली बार से उसको क्या मानेंगे, अगली बार से उसको स्टैंडर्ड मानेंगे। यानी पेयर बनना था किसका, पेयर बनना था, ऑप्शन में ही नहीं है क्या, ए बी ई, हाँ ए बी ई का पेयर बनना था। अब देख लो, अब भाई बात कहेगा दिस मीन, इसका मीनिंग ये है कि भाई उनको कर्जा तो देना ही पड़ेगा, बस उनको डिफॉल्टर घोषित नहीं करेंगे। यानी पेयर बना ए बी ई सी, और लास्ट में आ जाएगा किसने कहा ये सब, किसने कहा, आरबीआई गवर्नर ने कहा ए बी ई सी डी, ये सीक्वेंस बनता ए बी ई सी डी। इसके अंदर ऑप्शन है सी, सी इसका आंसर लग जाता। ठीक है, अब देखो जो ये वाला है इसको एक बारी देख लो, ये वाला थोड़ा इजी था, काफ़ी इजी था, थोड़ा इजी भी क्या था। इसको भी पढ़ के मुझे पता लगा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग तो हर हाल में सी से होनी चाहिए। भाई सारे फिलर में कहता है कि सी से स्टार्टिंग करो, यानी मुझे पता लगा सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑथर सी से करने के लिए बोल रहा है। तो पहले सी वाले को ही पढ़ लेता हूँ। सी वाले के अंदर क्या कहता है, सी वाले के अंदर कहता है देयर इज़ ए नीड टू रिड्यूस डिपेंडेंस, भाई आवश्यकता है अपनी निर्भरता को कम करने की, किसके ऊपर, इंपोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, कि भाई लिथियम आयन की बैटरी को इंपोर्ट मत करो। वन ऑफ दी, है क्या है लिथियम आयन बैटरी, दो कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वन ऑफ दी की कंपोनेंट, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इसको छुपा सकता था। ये बात किसने कही, ये बात कही रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कही। कब कही, थर्सडे को कही। इसके अंदर थोड़े से पंचुएशन की गड़बड़ हो गई, यहाँ दो कोमा लगाने थे इसको, नितिन गडकरी की स्टेटमेंट थी, दो कोमा लगाने थे, इस यहाँ तक उसकी एज इट इज स्टेटमेंट उठाता और इस आर को कैपिटल कर देता, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री नितिन गडकरी ने कही। यानी सी की स्टार्टिंग कह रहा है इस सेंटेंस से करो। ठीक है, अब एक बारी दोबारा पढ़ लेते हैं। अब कहते हैं आवर प्रायोरिटी इज टू मेक ऑल दीज मटेरियल, शुरुआत करनी है सी से। अब कहता है हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम इस सारे मटेरियल को बना ही लें, खासकर लिथियम आयन बैटरी को तो हर हाल में बना लें। तो भाई दीज मटेरियल आया तो कौन से वाला मटेरियल, मन में एक सवाल आया कौन से वाला मटेरियल, यानी मुझे पता लगा सी से स्टार्टिंग करने के बाद मैं ए को नहीं लगा सकता, क्योंकि दीज मटेरियल अभी भी मेरे लिए क्या है, अननोन है, मैं जानता ही नहीं कौन सा मटेरियल। यानी पहले कोई ऐसा सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा, ए से पहले कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसके अंदर किसी मटेरियल का जिक्र किया जाएगा। एक तो लिथियम बैटरी है और बाकी भी तो मटेरियल है, पर्टिकुलरली तो लिथियम बैटरी और बाकी कौन सा मटेरियल है। अगला सेंटेंस पढ़ के पता लगा इन ई मोबिलिटी टेक्नोलॉजी की, भाई टेक्नोलॉजी को तो हम हमारे देश में ला ही रहे हैं, भारत में बना ही रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या है, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन इम्पोर्ट, हमें इम्पोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं करना। और किस चीज़ का इम्पोर्ट, द मटेरियल यूज टू मेक दीज व्हीकल्स। भाई एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी ना, इंपोर्ट करके आपने असेंबलिंग कर दी तो क्या ही बना लिया। अब पता लगा कौन से मटेरियल की बात कर रहा था, वो वाला मटेरियल यहाँ डिफाइन कर रहा है, द मटेरियल यूज टू मेक दीज व्हीकल्स। अब मुझे पता लगा कि भाई सी से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेगा और बी वाला सेंटेंस ए से पहले आएगा। क्यों, क्योंकि ए के अंदर कोई मटेरियल है दीज मटेरियल, और बी में उस मटेरियल को बता रहा है कि ये वाला मटेरियल। तो भाई बी और ए का पेयर, यानी पहले बी उसके बाद में ए, और सी से स्टार्टिंग। अब कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो, सी से स्टार्ट सारे ही हैं, पहले बी फिर ए। यहाँ क्या है, पहले ए लगा रहा है हटा दो, पहले ए लगा रहा है हटा दिया, पहले ए लगा रहा है हटा दिया, पहले ए लगा रहा है हटा दिया। ऑप्शन ही क्या बचा, एक ऑप्शन बचा सी बी ए डी ई, सी बी ए डी ई, यही इसका आंसर था। अब एक बारी पढ़ के देख लो मीनिंग दे भी रहा है क्या नहीं दे रहा। अब देखो क्या कहता है, कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा, CBAD। देयर इज नीड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भाई लिथियम आयन बैटरी के ऊपर निर्भरता को ख़त्म करना पड़ेगा, खास करके उसके इसकी एक्स कहाँ गया, इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है, जो चीज़ क्या है, लिथियम आयन बैटरी की कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ये बात किसने कही, नितिन गडकरी ने कही। और उस नितिन गडकरी ने क्या कहा कि इन ई मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, जब हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम उन चीज़ों के इंपोर्ट पर निर्भर ना करें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। ठीक है, और अब क्या कहता है, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम उन सब मटेरियल को खुद ही बना लें, और ख़ास करके जो
लिथियम बैटरी है जो मेन कंपोनेंट है उसको तो हर हाल में बना ही ले। आगे फिर कहता है कि लिथियम के सेल जो होते हैं ना आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। भाई रिचार्जेबल बैटरी में लिथियम के सेल ही डलते हैं। और रिचार्जेबल बैटरी कहाँ लगती है? ईवीज में, कोई मशीन है, लैपटॉप में और मोबाइल फ़ोन में लगती है। हाल की सिचुएशन क्या है? करंटली आज के समय में क्या है? इंडिया जो है हैवीली डिपेंड कर रहा है, पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? ऑन इम्पोर्ट ऑफ दीज सेल्स, इन सेल्स के इंपोर्ट के ऊपर। जबकि एज द बैटरी मटेरियल इज अवेलेबल इन इंडिया, जबकि बैटरी का मटेरियल भारत में ही क्या है? अवेलेबल है। भारत में ही क्या है जी? अवेलेबल है। इस तरह की बात कर रहा है। बना लिया। अब एक बारी आप इस वाले को और देख लो। आज तो भाई जान निकल गई इनको समझाते समझाते, बिल्कुल बोर से हो गए। देखो क्या कहता है, इस वाले को पढ़ो। पहले वाले के अंदर कहता है दिस विल इनेबल कस्टमर इन ड्राइंग डाउन। दिस से स्टार्टिंग नहीं करेगा, पता ही नहीं, दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, मुझे पता ही नहीं किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो दिस से तो स्टार्टिंग नहीं करेगा, यानी ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो, ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। अब यहाँ आ जाओ, इनके अंदर क्या बात करते हैं? इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई। कैन नाउ बी डन इन, कैन नाउ बी डन, इसको काट देना, कैन नाउ बी डन ईजिली। ये कुछ टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, सेंस कन्वे नहीं हो पा रही, इसको काट के बस यहाँ पर ईजिली वर्ड लगा लेना। कैन नाउ बी डन, हाउ, कैसे? ईजिली। अब कहता है सी के अंदर फिर दिखा मुझे दिस इंटर्न, यानी फिर से दिस दिखा, यानी ना तो ए से स्टार्टिंग करेगा ना सी से स्टार्टिंग करेगा। स्टार्टिंग के लिए तीन ही ऑप्शन बचे, बी, डी या फिर ई। बी, डी या फिर ई। एक थोड़ा सा रफ आइडिया मैंने ले लिया। अब मैं एक बारी बी, डी, ई को पढ़ता हूँ, स्टार्टिंग ढूंढते हैं। समथिंग दैट यूज टू टेक डेज कैन नाउ बी डन ईजिली। ऐसी बात हो सकता है स्टार्टिंग करे, लेकिन एक बार आगे और पढ़ते हैं। आगे कहता है डी के अंदर इन एन इंडस्ट्री फर्स्ट, इस इंडस्ट्री में पहली बार HDFC बैंक लॉन्च, HDFC बैंक ने लॉन्च किया क्या? ए वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप। भाई किसानों के लिए कुछ लोन की सुविधा लॉन्च कर रही पहली बार किसने? HDFC ने। जो उनके गोदाम में कोमोडिटी पड़ी है, जो अनाज पड़ा है, उसके आधार पर उनको लोन दे देगा। आमतौर पे क्या होता है भाई, पहले उनको लोन उठाना पड़ता है फिर वो फसल करते हैं, लेकिन अब कहते हैं जो पड़ा है उसके ऊपर लोन देते हैं। इस तरह की सुविधा HDFC बैंक ने पहली बार देश में शुरू की है। आगे कहता है द न्यू ऐप विल ग्रेटली बेनिफिट एग्री प्रोसेसर, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स हु आर प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ WHR लोन। जो नया ऐप है ना वो हर हाल में बेनिफिट करेगा एग्री प्रोसेसर, जो इस एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं। प्रोसेसर है भाई इधर उधर जो लेबर हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, ये दवाइयों वाले हो गए, इन सबको भी बेनिफिट करेगा, ट्रेडर व्यापारियों को भी और फार्मर्स को भी, जो बेसिकली लोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसी बात कर रहा है। यानी स्टार्टिंग की अगर बात करता हूँ तो BDE में से कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट करता है तो बी से तो रेलेवेंट ऑप्शन डी और ई लगा। और अब ना पहली बार बता रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब HDFC बैंक ने कोई ऐसी, इस इंडस्ट्री में HDFC बैंक पहला बैंक बन गया जिसने ऐसी सुविधा दे दी। यानी स्टार्टिंग के लिए ना थोड़ी सेंस कहती थी कि डी से शुरुआत करना, डी से शुरुआत करना था तो बहुत बढ़िया। अब भाई डी से शुरुआत करके क्या बनाया गया? एक ऐप बनाया गया। अब जाके मैंने फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ा, मुझे पता लगा दिस विल इनेबल कस्टमर। कौन कस्टमर की हेल्प करेगा? कौन कस्टमर की हेल्प करेगा? ये जो नया ऐप बना है ना ये हेल्प करेगा कस्टमर की। किस चीज़ में? कैसे? दिस विल इनेबल कस्टमर इन ड्राइंग डाउन। ड्राइंग डाउन का मतलब होता है अमाउंट वगैरह कम करना, और लोन को क्या करना? मैनेज करना, मैनेजिंग द लोन अगेंस्ट वट, किस चीज़ के रिगार्डिंग? प्लेज ऑफ, जब उन्होंने क्या गिरवी रखा हुआ है? उनकी कोमोडिटी को ऑनलाइन। भाई ऐप बना दिया तो उनको लोन वगैरह आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, जो उनकी कोमोडिटी पड़ी है उसको गिरवी रख के उनको लोन मिल जाएगा विदाउट फिजिकल इंटरवेंशन, बिना फिजिकल इधर उधर भाग दौड़ किए, और मल्टीपल विजिट्स टू बैंक ब्रांच, बार बार बैंक की ब्रांच में चक्कर लगाए बिना। अब मुझे पता लगा कि स्टार्टिंग की डी सेंटेंस से फिर इसने कहा कि दिस विल इनेबल दी कस्टमर, ये कस्टमर की इनेबल करेगा इन ड्राइंग डाउन। आगे याद नहीं आ रहा मुझे क्या लिखा था, ड्राइंग डाउन में और किस चीज़ में? मैनेज करने में लोन को, जो उनको उनकी कोमोडिटी के बदले मिलता है, बिना बैंक के बार बार चक्कर लगाए उनकी सहायता होगी। यानी एक पेयर बनेगा डी और ए का। आगे फिर कहता है दिस इंटर्न विल ब्रिंग। अब जब इतनी हेल्प हो जाएगी तो क्या होगा? आप खुद सोचो, टाइम सेव होगा।
टाइम सेव क्यों होगा? क्योंकि भाई मल्टीपल टाइम उनको विजिट नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑनलाइन सुविधा दे देंगे। तो दिस इंटर्न ये आगे और क्या मदद करेगा? विल ब्रिंग इन एनहांस्ड एफिशिएंसी, ये एक एनहांस्ड एफिशिएंसी बनाएगा और टाइम भी सेव करेगा। किसका? एग्री वैल्यू चेन का। जो इस चेन से रिलेटेड लोग हैं उन सबका टाइम भी सेव करेगा। कैसे पता लगा? ए के जस्ट बाद सी आएगा, क्योंकि भाई क्या चीज सेव करेगी? टाइम। दिस इज टाइम सेविंग, कहते हैं दिस सेव करेगा टाइम। क्या? ये वाला जो उनको बार बार चक्कर लगाने से बच जाएंगे, ये चीज़ उनका टाइम सेव करेगी। यानी एक पेयर बना DAC का। अब तो बहुत ही आसान बच गया। अब कहता है बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, टाइम बचेगा। जो चीज़ पहले कई दिनों में होती थी, जो चीज़ पहले कई दिनों में होती थी, समथिंग दैट यूज टू टेक डेज कैन नाउ बी डन इजीली। जो पहले कई दिनों में होती थी अब वो चीज़ आसानी से हो जाएगी। यानी मेरा क्या पेयर बना? पेयर बना DACB और लास्ट में तो एक ही ऑप्शन बच गया E। क्या बच गया? E। ऐसी तो बात करेगा। पहले इसने बता दिया भाई किसानों को बेनिफिट होगा, और अब लास्ट में कहेगा कि सिर्फ फार्मर्स को नहीं, व्यापारियों को भी और इस इंडस्ट्री से जुड़े जो प्रोसेसर्स है, लेबर है, ट्रेडर है, दुकान वाले, सप्लायर हैं, उन सबको बेनिफिट होगा। यानी इसका पेयर क्या बनाया मैंने? इसका पेयर मैंने बनाया DACBE। मेरे हिसाब में अब ये वाले क्वेश्चंस तो आप लगा लोगे। यही ढूंढना है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। चलो कर लेते हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, नहीं लगा पाएंगे। DACBE क्या कहता है जी? ये फर्स्ट में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। फर्स्ट सेंटेंस बनेगा D, यानी इसमें ऑप्शन आ जाएगा C। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 E, यानी E ऑप्शन दे रहा है D में, यानी यहाँ टिक कर देना D। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस बनेगा C ऑप्शन डालता है E के अंदर। आगे कहता है विच विल बी द फोर्थ बनेगा बी ऑप्शन डाल रहे हैं बी में। और आगे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड बनेगा ए डाल रहे हैं ए में। ये थी आज की शीट। आज का एक बारी पॉजिटिव प्रोटोन और देख लो, ये तो बहुत ज़रूरी है इस नेगेटिविटी के टाइम में। SK क्लासेस कहती है कि हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। भाई जो आज का जो स्ट्रगल है ना, आज इससे लड़के यही स्ट्रगल कल सक्सेस में बदल जाएगा। यानी आज जो बुरे दिन है ना, इनको अच्छे दिन में अगर बनाना है तो आपको फाइट करना पड़ेगा, हथियार नहीं डालने, आपको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। और किससे? बुरे दिनों से। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रगल को सक्सेस में बनाना है। ये थी शीट, उम्मीद है पसंद आई होगी। आइए तो लाइक तो मत करो, करते ही नहीं, छोड़ो, मैं नहीं कहता। थैंक यू स्टूडेंट्स।